अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज एक पुरसरार फौजी का इंटरव्यू लेके आपके सामने हाजिर हैं। पुरसरार क्यों कह रहा हूं ये आपको तारुफ में बताऊंगा। हमारे साथ जो मौजूद हैं मेहमान शख्सियत, वो हैं डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद, इनका नाम है। अब मैं इनका अगर आपका तारुफ करवाऊं तो आप भी शायद परेशान हो जाएंगे। मैंने जब इनका तारुफ पढ़ा तो मैंने कहा कि जब इनसे मुलाकात होगी तो मैं इनसे पूछूंगा कि बताना कितना है, क्योंकि वो इतना ज्यादा था कि मुझे लगा कि ये सारा कुछ बताना मुमकिन नहीं रहेगा। तो जितना मुमकिन है मैं सिर्फ आपको वो बताने जा रहा हूं कि 4 ममालिक में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं, सऊदी अरब में सर्व कर चुके हैं, जर्मनी में पढ़ चुके हैं, यूएसए में पढ़ चुके हैं, सी पैक पे इन्होंने पीएचडी की हुई है, और जो सबसे खसूसी तारुफ है कि जो आईएसआई है उसमें ये डीजी के तौर पे सर्व कर चुके हैं। और इप्री एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है पाकिस्तान का, जो पाक यूएस रिलेशंस पे भी बहुत स्पेशल काम करता है, उसके भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इतनी बड़ी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहला सवाल करने से पहले सबसे पहले तो सर आपको वेलकम कहता हूं, थैंक बहुत यू बहुत सो मच शुक्रिया जी, सर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। मुझे सर ये बताइएगा सर कि मैं आईएसआई के हवाले से ही आता हूं डायरेक्टली पहले। हालांकि अब हम पता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम बड़ा सोच समझ के देते हैं, हम पाकिस्तानी बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, भारतीयों की तरह नहीं है कि जो कुछ भी जाके बोल देते हैं। हमारा इदारा है तो हमें पता है हमने कितना बोलना है, कितनी बात करनी। मुझे बताइएगा कि अभी जो भारत इस वक्त हरकतें कर रहा है, ये मैं आपसे मुख्तलिफ टॉपिक्स इसमें डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक तो भारत के हवाले से है कि भारत के अज़ाइम आपको क्या नज़र आ रहे हैं। जो चाइना का और भारत के मसाइल आपस में शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक वाकया है जो आज मैं बताऊंगा कि जिससे साफ लग रहा है कि अब खतरा शायद भारत को चाइना की तरफ से ज़्यादा हो गया। प्लस कुछ मैं आपसे ये भी पूछूंगा आज के पाकिस्तान जो जंग में जीते हुए इलाके हैं वो वापस क्यों कर देता है। मुझे आपसे ये भी पूछना है कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो डिफेंसिव क्यों है। हम लोग आगे बढ़ के धमकी क्यों नहीं दे देते, हम सिर्फ जवाब क्यों देते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है आपसे पूछने वाला। फिलहाल तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, मैंने कहा सर आपको बता दूं, इस पे आपसे बात होगी। तो जी पहला वही सवाल सादा सा कि इंडिया की जो धमकियां हैं, ये जो अभी इन्होंने सिंध के हवाले से दी है, इसे इन्होंने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया। अब इसमें इनके एक शंकर लाल वानी साहब हैं जो बीजेपी के एमपी हैं, और फिर एक शाह नवाज साहब हैं जो इनका मुस्लिम फेस हैं, ये भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी बात सेकंड कर दी है और सब ये कह रहे हैं कि मोदी की मर्जी के बगैर ये बात हो नहीं रही। तो आपको क्या लगता है, आपने इंटेलिजेंस में सर्व किया है, आप इंडियंस के माइंड को पढ़ना जानते हैं, ये क्या माइंडसेट है, ये करना क्या चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपने अपने प्रोग्राम में मधु किया फ़ारूक साहब। सबसे पहली बात ये जी, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान मिलिट्री हो, मीडिया हो, बाकी लोग हों, हमारा फोकस रहता है उनके ऊपर, क्योंकि वो हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये दुनिया में दो ही मुल्क हैं, एक इज़राइल और एक इंडिया, जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि इनके डिज़ाइन जो है एक्सपेंशनिस्ट हैं। वो ग्रेटर इज़राइल बनाना चाहते हैं, ये ग्रेटर इंडिया बनाना चाहते हैं, या महाभारत। और महाभारत का नक्शा इन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट में उसमें अवेजा किया हुआ है, और वो उसका मतलब पूरा साउथ एशिया है, कोई चाइना के हिस्से हैं, कोई क्या है, पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान एंड सो फोर्थ। तो पहली बात तो ये कि जो इनके अज़ाइम है उनकी वजह से पाकिस्तान हर वक्त ऑन गार्ड रहता है, हम्म। कोई भी महकमा हो। नंबर वन। नंबर टू, अभी वो क्या कर रहे हैं, सिंध की जो बात आप कर रहे हैं, ये जो उनकी तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं, कभी इनके मिलिट्री वाले देते हैं, कभी नॉन मिलिट्री वाले, कभी पॉलिटिशियंस थ्रेट देते हैं, कभी मोदी साहब को बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ को हमें, मेरा ख्याल है जो टाइम लाइन है हमें, वो हमें मई 25 वाली लेनी पड़ेगी, मार्का हक और बुनियान मरसूस वाली। उससे पहले जो वो करते रहे वो तो था, लेकिन उसमें जो उनको ऑफेंसिव उन्होंने किया, हमला उन्होंने किया, पहल उन्होंने की, जो पाकिस्तान का जवाब था वो इतना इफ़ेक्टिव था, और उनको जो हज़ीमत उठानी पड़ी वो नाकाबिल बयान है। पाकिस्तान को अल्लाह ने फ़तह मुबीन अता फ़रमाई, और इंटरनेशनली पाकिस्तान रिकगनाइज़ हो चुका है। और इंटरनली जो उन्होंने दावे किए थे, थोड़ी देर पहले आप मीडिया की आप बात कर रहे थे, इंडियन मीडिया ने तो बहुत ही अजीब और इमेच्योर तरीके से बिहेव किया था। और उस रात को उन्होंने कहा जी कि शायद लाहौर के पोर्ट पे बंदरगाह कब्जा पे कर कब्ज़ा हो गया, लिया। ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान में ये हो गया, फ़लान हो गया। तो बाद में जब आंख खुली उनकी, हम्म। तो पता चला कि मोदी साहब तो जो है वो दौड़ पड़े वाशिंगटन की तरफ कि जी हमारा आप सुलह सफाई करवाइए। तो अभी ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, जो आपका सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल में ये अपनी एम्बेरसमेंट को काउंटर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और उसके हम्म। दो तीन रुख हो सकते हैं। एक रुख ये है कि वो शायद पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, कि वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो मरूब हो जाएगा या दब जाएगा, या पाकिस्तान कोई जो है गिव इन कर देगा किसी चीज़ पे,
नंबर 2, ये रेटोरिक उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए है कि जितना भी वो विप अप करते हैं सेंटिमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, तो जो उनकी जो रूलिंग पार्टी है हिंदुत्व के बेस के ऊपर रूल करती है, और उनका जो वोट भी है वो भी आता है एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम, एंटी सिख, एंटी क्रिश्चियन के ऊपर, एक हिंदुत्व की जो है महाभारत के लिए वोट आता है। नेक्स्ट के सिंध के ऊपर फोकस या किसी के ऊपर फोकस, जो मर्ज़ी वो करें, किसी के ऊपर भी फोकस करें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और उनकी धमकियों से, उनके रेटोरिक से हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। थर्ड चीज़ है इंटरनेशनली, इंटरनेशनली भी वो बहुत एम्बेरस हुए हैं। अगर आपको याद हो तो ट्रम्प साहब जो हैं कोई पता नहीं 40-50 दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने इनका सीज़ फायर करवाया, और सीज़ फायर के अलावा वो ये कह चुके हैं वो 6 से 7 जहाज़ जो हैं पाकिस्तान ने उनके गिराए हैं। तो ये सारी एम्बेरसमेंट को काउंटर करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे हैं, ठीक झूठ है। और सच मिला के। तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। वॉर होती है, पाकिस्तान तैयार है। ठीक है, ये आपने कहा वॉर होती पाकिस्तान तैयार है। मैं यही सवाल आप यहाँ से आपसे करता हूँ कि इंडियन एक डिसेप्शन प्लान की बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि डिसेप्शन प्लान ये है कि कुछ और बताते रहेंगे कि जैसे सिंध पे फोकस करवा देंगे और अचानक सडनली हो सकता है वो कोई वॉर खोल दें पंजाब वाली साइड से या कश्मीर वाली साइड से। तो आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? और फॉर एग्जांपल अगर वो वाकई ही ऐसा करते हैं, क्योंकि ये तो आपने बताया कि तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन करते हैं हम इसके ऊपर कि अब आजकल की वॉर डिफरेंट है। अब इस पे ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज ही क्रॉस करे, आपने एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, आप मिसाइल फेंक सकते हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन अगर इंडिया क्रिएट करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान क्या उसके लिए तैयार है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी भी दुश्मन के लिए तैयारी करते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी पे तैयारी करते हैं। तो जो इंडिया की कैपेबिलिटी है उसके ऊपर पाकिस्तान तैयारी करता है। हम्म। इसमें आप मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं, कहाँ पे हमला हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, क्या मोस्ट प्रॉबल है, क्या नहीं है। तो आपकी जो वॉर गेमिंग होती है ये थ्रू एंड थ्रू साल हर साल से जारी रहती है, हम्म। मॉडिफाई होती जाती है, चेंज होती रहती है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। अगर आपको याद हो तो इंडिया ने 2010 में एक नई स्ट्रेटजी की बात की थी, कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी की। हम्म। पाकिस्तान ने अपनी वॉर गेम्स की, हम्म। एक्सटेंडेड पीरियड था 1.5-2 साल का, पाकिस्तान ने वॉर गेम्स की, और पाकिस्तान ने वॉर गेम्स करने के बाद अपना न्यू वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है। न्यू वॉर फाइटिंग जो कॉन्सेप्ट था उसके लिहाज से पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस जो हैं उनको रीग्रुप किया, इन अ वे रीडिज़ाइन आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी को किया गया, और पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड कि कहीं से भी वो जो भी करना चाहेंगे। पाकिस्तान बड़ा बैलेंस्ड तरीके से इस वक्त बैठा हुआ है, और अफवाज जो होती हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है पीस टाइम में भी और वॉर में भी वो इस तरीके से की जाती है, बड़ी कैलकुलेशन और बड़ी प्रिसीजन के साथ। हम्म। जैसे आप चेस खेलते हैं ठीक तो है। चेस की मूव्स करते हैं, तो बड़ी प्रिसीजन, बड़ी कैलकुलेशंस के साथ, बहुत अर्करेजी के साथ फोर्सेस की प्लेसमेंट पीस में भी की जाती है, वॉर में भी की जाती है। सरप्राइज जो आपने बात की मिसाइल और एयर की, हम्म। यस पॉसिबिलिटी तो है कि आप कभी भी दुश्मन को लाइट नहीं लेते, कभी आप अपने आप को ऑफ गार्ड नहीं करते, आपने अपने गार्ड्स को तैयार रखना है, गार्ड्स ऊपर रखने हैं, आपने अपनी तैयारी रखनी है। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं मॉनिटरिंग के, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैटेलाइट्स हैं हमारी जिनके साथ हम लिंक्ड हैं, जो हमारा एबिलिटी है जो देखने की, सुनने की दुश्मन को, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है। और जब भी वो मोबिलाइज़ करेंगे, एयर को करते हैं, मिसाइल को करते हैं, तो पाकिस्तान को ख़बर हो जाती है, ख्वाह ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं वो हमें ख़बर दें, हम्म। ख्वाह सैटेलाइट से मिले, ख्वाह सेंसर से मिले, ख्वाह हम्म। और मॉनिटरिंग सिस्टम है उनसे मिले, हम्म। तो सरप्राइज़ करना मुश्किल होगा। हाउएवर पाकिस्तान हर वक्त तैयार है, पाकिस्तान का एयर हम्म। डिफेंस सिस्टम जो है वो भी पहले से अभी और ज़्यादा बेहतर है। और खुदा न ख्वास्ता अभी वो कोई एडवेंचर करते हैं तो पाकिस्तान का जवाब पहले से ज़्यादा लीथल होगा, हम्म। पहले से ज़्यादा एक्सपेंडेड होगा, हम्म। पहले से ज़्यादा डीप होगा, और जो अभी हुआ था उसके शायद सैकड़ों गुना ज़्यादा होगा। अच्छा। ठीक है। आज जल साहब कहा जाता है आईएसआई में जिन्नात भी हैं, वो भी बता देते हैं आके कुछ। जी, इस तरह है जी कि जो पीस टाइम में ना आप बड़ी मेहनत करते हैं ना जी, ठीक है। तो जो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं जो हम्म। इंटेलिजेंस के,
وہ الیکٹرانک بھی ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس بھی ہوتا ہے، اوپن سورس بھی ہوتا ہے، ہوں۔ تو بہت کچھ ہے جو آپ نے دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہوتا ہے آپ کا۔ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ ہی ایسا کیا ہے کہ اب وہ ہیومن سے نکل کے جنات بن چکے ہیں کہ انہیں پکڑنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ واقعی ہماری آئی ایس آئی کے بارے میں یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے، یہ انٹیلیجنس سروسز ہیں، ملٹری انٹیلیجنس ہو، ایون آئی بی ہے، باقی جو سروسز ہیں الحمدللہ ان کی جو استعداد ہے وہ بہت بہتر ہے، اور ہر آئے دن کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ ملٹی پلائی کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت اچھی حالت میں ہمیں خبریں ٹائم پہ مل جاتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ بہت ٹھیک ہے۔ سارے کام بھی کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی انڈیا کے اندر ایک بڑی آگ لگی ہوئی ہے، فیلڈ مارشل صاحب تمام فورسز کو اب کمانڈ کریں گے، جی اور وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کا بڑا پرابلم ہے، اور جی ڈیسیجن کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس میں انڈیا بہت کنفیوز رہتا ہے۔ جی ایون اپنی جنگوں کے اندر بھی انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے، جی کس سے آرڈر لینا ہے۔ ہمارے یہاں اب سینٹرک ہو گیا کہ اب اسی چیز سے انڈیا ڈرا ہوا ہے کہ اب ایک سائڈ سے ہی آرڈر ہوگا، ایک ہی آفس اس کو آرڈر کر رہا ہوگا، جہاں پہ سب موجود ہوں گے، مل کے ڈیسیجن کر رہے ہوں گے، یا فیلڈ مارشل ایک ہیڈ کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ چیز واقعی ہی آئندہ آنے والے کسی کانفلکٹ میں اثر ڈالے گی اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ چھڑتی ہے دوبارہ تو؟ شارٹ آنسر ویری مچ یس۔ نمبر 2، جو ابھی بھی مارکہ حق اور بنیاد منصوص ہوا، اور جس میں پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی چیف مل کے سارے کام کر رہے تھے، اس میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ایٹ دا لیڈ تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہی واز ایٹ دا لیڈ، بٹ اسٹل دے ور ان ٹچ ود ایچ ادر۔ اور میں نے کہیں پہ سنا ہے کہ ان ایک دو دنوں میں جو چیفز کی آپس میں بات چیت ہوئی، کوئی کانٹیکٹ ہوئی، کوئی 96 ٹائمز ہوئے۔ اچھا۔ جی، تو اس میں یہ تھا کہ اس وقت بھی یہ کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں بڑی اچھی طرح ڈسکس کی گئیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے لوگ تھوڑے بے چین ہو گئے تھے، جی ہو گئے تھے کہ ہم رسپونڈ کیوں نہیں کر رسپونڈ رہے کیوں نہیں کر؟ ہیں۔ وہ یہ تھا کہ ایک جو اچھا اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے، ایک اچھی جو کنٹری ہوتی ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا ہمارے اوفینسو ڈیزائنس کیوں نہیں ہیں، تو ہم لوگ بڑے پیشنٹلی اپنی ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، ٹائم آف اون چوزنگ، کہ کس جگہ پہ جانا ہے، کتنی فورس کے ساتھ جانا ہے، اور کس وقت جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی تینوں فورسز کے کمانڈر اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ سارے اکٹھے تھے، آگاہ تھے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے۔ ساتھ، اور اس طرح جو اسٹریٹجک فورسز ہوتی ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ، سی ڈی ایس سسٹم۔ سی ڈی ایس سسٹم کوئی نئی چیز نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ سی ڈی ایس سسٹم ہے، انڈیا میں آلریڈی ہے، انیل چوہان ان کے سی ڈی ایس ہیں، سی ٹھیک ڈی ہے، ایس۔ یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے، بہت ساری اور کنٹریز میں۔ پاکستان میں پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا ہاں جی۔ سسٹم تھا کمیٹی کا، وہ بھی کوآرڈینیٹنگ کمیٹی تھی، لیکن اس میں جو کوآرڈینیشن ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی۔ تو یہ جو سی ڈی ایس سسٹم ہے کوئی انہونی تو ہے نہیں، پہلے دنیا میں ایک ماڈل موجود تھا، اس کو آپ نے اڈاپٹ کیا۔ جب آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تو ظاہر ہے آپ کی جو انٹر آپریبلٹی ہے سارے ڈومینس میں وہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور جب سارے ڈومینس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی آرمڈ فورسز ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ کا میڈیا ہے، آپ کی سائبر کمانڈ ہے، آپ کی ابھی جو میزل کمانڈ ہے، سارے کے سارے جو ہیں اسٹریٹجک کمانڈ ہے، سارے کے سارے مل کے ان کی انٹرآپریبلٹی اور پہلے سے ٹھیک بہتر ہے۔ ہو جائے گی، اور رسپانس ٹائم کم ہوگا، اور رسپانس زیادہ افیکٹو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جنرل صاحب، ایک اور ہی بڑا سیریس نوعیت کا سوال ہے، میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جرنیلز کی ایک پرسنالٹی نظر آتی ہے، یا ہمارے ایئر مارشلز کی پرسنالٹی نظر آتی ہے، بھارتی ایئر مارشلز یا جرنیل یا ان کا کوئی بھی کسی بھی اگر فورسز کا آفیسر ہے تو وہ اتنے دیکھ کے اتنے بیچارے اور یتیم سے کیوں لگتے ہیں؟ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ یہ بی جے پی نے کوئی پریشرائز اتنا رکھا ہوا ہے کہ وہ ہیں ہی ایسے لوگ؟ نہیں میں ان کو ڈیمین نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ظاہر انہوں نے رینکس لگائے ہیں، میں جنرل ہوں، وہ مجھ سے بھی سینئر جنرلز ہیں، 4 اسٹار ہیں، 5 اسٹار ہیں، ہم ان کو اس لحاظ سے ڈیمین نہیں کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں بات کرنا چاہوں گا، ہم کمپیئر کرتے ہیں تھوڑا سا ان کے ملٹری سسٹم کو اور اپنے ملٹری سسٹم کو۔ ہمارا جو ملٹری سسٹم ہے الحمدللہ ابھی تک اس میں لوور لیول پہ پروموشن میں، پوسٹنگز میں جنرل بنا ہوں، اس کے بعد میں 3 اسٹار بننا ہے نہیں بننا، کہاں جانا کہاں نہیں جانا، میری پوسٹنگ کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، کسی نے کرنل بننا ہے نہیں بننا، میجر بننا ہے نہیں بننا، وہ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت زیادہ
मेरिट पे होता है और इस मेरिट में कभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उस वक्त आती है जिस वक्त उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे तकर्रियाँ करनी है, कि उनके पास एक चॉइस आ जाती है कि ये लोग हैं, इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का पिक एंड चूज़ कर लें, उसमें भी रिकमेंडेशंस आती हैं। हम्म। वेयर एज़ जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो गया हुआ है, उनमें प्रमोशन सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम पोलिटिसाइज़ हो गया है। अगर आपको याद हो तो उनके आर्मी चीफ जो हैं वो स्पेशली एक रिलीजियस लीडर को मिलने गए मिल थे गए, और बिल्कुल। यूनिफॉर्म में मिलने गए थे, उनसे वो जो है ब्लेसिंग्स लेने गए थे, हम्म। उनसे वो अपने सिस्टम में दुआ करवाने गए थे। और जब उनसे पूछा गया आपसे दुआ क्या करवाएगी, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा था जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पर कब्ज़ा करने की इन्होंने मुझसे दुआ करवाई है। हम्म। तो वो जो सिस्टम है जहाँ पे आप इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हों कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर उनके जो पीर हैं या उनके जो रिलीजियस टीचर्स हैं या जिनको वो फॉलो करते हैं, उनको मस्ट है फॉलो करना, उनके सामने जाके हाज़िरी देनी है। और ऊपर से ये जो जैसे आप कह रहे थे कि प्रेशर है मुख्तलिफ़ तरह का, तो आई थिंक कि उनकी थिंकिंग, उनकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। दैट्स वाई ये पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस उनका नजर नहीं आता। अ, बस मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा, वो चलिए, ठीक मिलिट्री है। लीडर्स हैं, ठीक। अपनी जगह पे वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करता हूँ कि जितने कॉन्फिडेंट हमारे फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, इवन प्राइम मिनिस्टर हैं, हम्म। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप लोग हैं, मीडिया वाले हैं, हम लोग हैं, हम्म। जो रिटायर्ड लोग हैं, हमारे जो जवान हैं, यूथ को देख लें। हम्म। ये अभी आपने मार्का या कुर्बन अल मरसूस में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बोल्ड और कॉन्फिडेंट हैं वो हम लोग तो हैं। हम्म। हमारे लोग ड्रोन्स के पीछे वो क्या कहते थे, शॉटगन लेके मोटरसाइकिलों पे दौड़ रहे थे जी कि इसको हमने गिराना है। तो अल्लाह का बहुत करम है हमारे ऊपर एज ए माशा। नेशन, हमारे ऊपर करम है। उसकी जो रीज़न है, एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा कि जो कुरान में भी है ना कि अल्लाह ने मोमिनों से जन्नत के बदले उनकी जानें ख़रीद ली। अच्छा। ठीक है, ठीक है। बै का लफ्ज़ है। नंबर हम्म। 2, ये पूरी दुनिया को पता है और शुरू दिन से आज तक जब से इस्लाम आया कि मुसलमान जो है जब जंग में हो जाता है तो उसको ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत अजीज़ होती है। ठीक है। ठीक तो है। हम में और बाकी लोगों में ये फ़र्क है। ये फर्क है, बेशक, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत करम नवाजी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जी। पर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी चीन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने सी पैक पे पीएचडी भी की हुई है, एक सी पैक के हवाले से मैं स्पेशल आपसे सवाल इसके बात करूंगा। अभी आपको चीन का एक वाकया बताता हूँ कि अभी बीजिंग एयरपोर्ट के ऊपर एक खातून थी जिनका ताल्लुक अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, जिस इलाके को अपना कहता है अरुणाचल प्रदेश कहता है, और इंडिया, सॉरी, चाइना उसे जंगनान कहता है, और वो कहता है ये जनूबी तिब्बत का हिस्सा है और ये चाइना का हिस्सा है। एक खातून का ताल्लुक इस इलाके से था जो कि फिलहाल उस पर इंडिया काबिज है, और वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उसे रोक लिया जाता है। प्रेमा नाम की यह खातून है, 18 घंटे तक इन्हें डिटेन रखा जाता है, और उसके बाद फिर इंडियन एम्बेसी को इंटरवीन करना पड़ता है। और ये खातून, और जो इनका खातून से ज़्यादा जो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव आता है वो ये कहते हैं जी कि इन्होंने इस खातून को तंग किया, चाइनीज़ ने, और ये कहा कि तुम अपना तारुफ गलत करवा रही हो, तुम्हारा ताल्लुक चाइना से है, इंडिया से नहीं है। और इसके ऊपर फिर इनके दफ्तर खारजा इन्वॉल्व हो गए, दोनों के आपस में, दोनों की अब वो बयानात एक्सचेंज हुए। जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने कहा ये सरजमीन है ही चाइना की, और जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये था कि ये रणधीर जायसवाल जो है वो कहते हैं जी कि इसका ताल्लुक भारत से। अब 3800 किलोमीटर लंबी इनकी सरहद है। अभी लेटेस्ट इन्होंने वहाँ पे एक एयर बेस भी बना ली है वहाँ पे। इससे पहले 2020 में गलवान का एक वाक़या हो चुका है। मोदी अगस्त के अंदर चाइना जाता है, उन्हें वादे दे के आता है कि आइंदा मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, कोई ऐसी हरकत हम नहीं करेंगे, और दोबारा फिर जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट राइज होता हुआ चाइना के और इंडिया के दरमियान में नजर आ रहा है। ये आपको कोई लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे कोई बढ़ने जा रहा है, या ये मतलब यहीं पे रुक जाएगा, ये कोई बड़े वाकयात नहीं है? आप क्या कहते हैं इस बारे जी, थैंक यू सो मच। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगा जितना मुख्तसर जवाब दे सकूँ इसका दूँ। सबसे पहली बात है कि हमें चाइना को एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट समझना पड़ेगा। में? अगर आप चाइनीज़ हिस्ट्री देखें, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, सॉरी, चाइनीज़ नेशनल स्ट्रेटजी देखें एंड ऑल दैट, हम्म। चाइना की नेशनल स्ट्रेटजी जो है या डिज़ाइंस ऑफेंसिव नहीं है जी। हम्म। अ, कभी भी चाइना एक वक्त था कि दुनिया की 5वीं बड़ी पावर थी हम्म। और बैरी पावर भी बनी एक ज़माने में, फिर उन्होंने खुद ही अपनी पावर को डिसमेंटल किया। हम्म। उस वक़्त भी इन्होंने कभी कोई कॉलोनीज़ नहीं बनाई।
ठीक। इनका जो सिस्टम था उसको कहते थे ट्रिब्यूटरी सिस्टम। ट्रिब्यूटरी सिस्टम मीन्स कि एक दूसरे को ट्रिब्यूट पेश करने। ठीक है। ये लोग जब जाते थे दूसरे मुल्कों में तोहफे लेके जाते थे, लोग इनके पास तोहफे लेके आते थे और इनसे कंसेशंस मांगते थे ट्रेड के ऊपर, सिल्क रूट के ऊपर। राइट। नाउ कमिंग ओवर टू इंडिया एंड चाइना। चाइना ने आज तक वहाँ पे कोई जंग स्टार्ट नहीं की, वेदर इट वाज 62 या गैलवान थी। चाइना ने सिर्फ काउंटर ऑफेंसिव किया। चाइना की जो एक स्ट्रेटजी है, जो उनके प्रेसिडेंट शी हैं, उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ थे, 14 डिस्प्यूट्स थे। आउट ऑफ 14 डिस्प्यूट्स उन्होंने 12 जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए। ठीक। 2 रह गए हैं जो इंडिया के साथ और भूटान के साथ हैं, जो ये अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो तिब्बत और ये वाले जो एरियाज इनकी डिस्प्यूट्स हैं। चाइना ने ये काम किया प्रेसिडेंट शी ने कि वो जब डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, आप सुन के हैरान हो गए, उन्होंने सारे पुराने नक्शे जलवा दिए और नए नक्शे बनवाए जिनमें डिस्प्यूट का लफ्ज़ ही नहीं है। तो अभी भी अगर इंडिया बात करने पे उनसे आमादा हो जाए तो आई एम श्योर कि चाइना उनके साथ ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेगा। क्लेम उनका है और वो क्लेम करते रहेंगे मेरा ख्याल में आगे फ्यूचर में भी। नेक्स्ट, क्या ये उनके दरमियान कोई काइनेटिक या हार्ड पावर का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? मेरे ख्याल में इंडिया ने, आपने खुद ही एग्जांपल दे दी गैलावान की। गैलावान में जब हुआ सारा कुछ तो पहले उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, फिर दोबारा ये खुद ही गए, बीजिंग गए, बहाने से गए, जो भी किया, वहाँ पे जाके बैठे, उनसे बातचीत की, ट्रेड दोबारा शुरू हुआ। पहले ट्रेड था उनका कोई 100 बिलियन से कम था पर ईयर, अभी वो इनका जो ट्रेड है वो 130 बिलियन पे चला गया। तो मेरे ख्याल में चाइना तो किसी सूरत एस्केलेशन चाहता नहीं है, इंडिया भी अवॉइड करेगा। मेरे ख्याल में मिलिट्री शो डाउन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान आई डोंट फोरसी इट। हाउएवर चाइना की अटैम्प्ट रहेगी कि बातचीत से मसाइल हल हो जाएं और वो चाहेंगे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हल हो जाएं। अभी ये डिपेंड करेगा इंडिया के ऊपर कि वो करता कि नहीं, क्योंकि इंडिया इसको एज अ बोगी यूज़ करता है अपने डिस्प्यूट्स विद चाइना के साथ फॉर engaging और अट्रैक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द एलाइज, ताकि वो इसको सपोर्ट करते रहें टू बिकम अ बुलवॉक अगेंस्ट चाइनीज राइज। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आपको लगता है कि इनके दरमियान में कोई जंग का ऑप्शन जंग नहीं है? नहीं होगी, लेकिन चाइना बोगी को इंडिया यूज़ करता रहेगा मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए फ्रॉम यूएसए एंड इट्स एलाइज। और ये बोगी कभी गलती से चाइना ने यूज कर ली इंडिया के खिलाफ तो इनका क्या हाँ, बनेगा फिर? मेरे ख्याल में चाइना अवॉइड करेगा जब तक मजबूरी नहीं होगी। अच्छा, ख्वाह इस ये ख्वाह चाइना यूएसए हो, चाइना इंडिया हो, चाइना वो कोशिश करेगा कि जंग ना हो। ठीक है जन साहब, इसी में एक और खबर मैं शामिल कर देता हूं कि नवंबर 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा करना था, इंडिया ने अनाउंस किया और फिर ये तजुर्बा कैंसिल कर दिया गया। और इसकी वजह ये बयान की गई, आई खबर ये सामने कि 3 चाइनीज शिप इस इलाके में फिर रहे थे। ये अंडमान आइलैंड का इलाका है गालिबन, जहाँ कहा जाता है कि इनके वो न्यूक्लियर रिसर्च भी मौजूद है। वहाँ पे इस मिसाइल का तजुर्बा होना था और कैंसिल कर दिया गया। और वजह यह था, उन्हें शक था कि चाइनीज हमारी टेक्नोलॉजी न चुरा लें। ओके, जहाँ तक टेक्नोलॉजी चुराने का ताल्लुक है, मैं अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक डायलॉग हुआ था, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इप्री का मागला डायलॉग, वो हर साल होता है नवंबर के महीने में। तो उसमें एक चाइनीज़ थिंकर स्पीकर हैं बड़े अच्छे, विक्टर गाओ, वो आए हुए थे। तो जब कोई बातचीत हो रही थी तो वेपनरी की और मिसाइल्स की, तो उन्होंने कहा कि चाइना ने ऐसा मिसाइल बना लिया है कि जिसको इस वक्त जो नॉन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनमें से कोई भी पकड़ नहीं सकेगा, वो ठीक इतना है। हाई स्पीड का है। अगर आप सिर्फ ओपन मीडिया को देख लें तो ओपन मीडिया में ये भी आता है कि परहैप्स उनका 10 मैक से भी ऊपर के तजर्बे हुए हैं, बट आई थिंक उनके बहुत ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी चुराने का आई डोंट थिंक कि चाइना विल नीड टू कमिट अ थेफ्ट के जी इंडियन टेक्नोलॉजी को चुराएं। कोई और रीज़न हो सकती हैं कि उन्होंने जानबूझ के कोई बहाना लगाया हो कि उनके अपने ही कोई प्रॉब्लम हुए हो, तो ठीक है। उन्होंने बहाना लगा दिया चाइनीज़ शिप्स का। चाइनीज़ शिप्स अगर होते भी, वो तजर्बा कर लेते, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होता, बट ये खुद ही डर गए शायद। खुद ही डर गए। और टेक्नोलॉजी है भी कौन सी? जहाज गिरवाने वाली टेक्नोलॉजी कौन सीखना चाहे जी जी जी, ठीक बिल्कुल सही है, है। जी जी अच्छा अच्छा है जल साहब, ये पब्लिक ओपिनियन से कुछ मैंने 2 सवाल उठाए हैं। जी, प्लीज़ ठीक है, जी। कमेंट्स लोग करते हैं तो उसमें मैंने कहा मैं आपसे हम्म। पूछ लेता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान, एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने रिसेंट जितने भी पाकिस्तान के अभी ये जंगें कह लें या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इसमें क्या कुछ इलाकों पे पाकिस्तान ने कब्जा किया? और लोग ये कहते हैं कि अगर हम कब्जा करते हैं तो हम वापस
क्यों कर देते हैं, दे क्यों ओके, देते हैं? अच्छा जी। सबसे पहले तो कब्ज़ा किया इस दौरान कि नहीं किया, मुझे 100% कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन इतना मैंने कुछ लोगों से सुना था जो वैसे ओपन सोर्सेज में, कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं जो कश्मीर के इलाके हैं उसमें काफ़ी अंदर तक गए और इनके ठीक ऊपर है। अटैक किया पोस्टों के ऊपर। हम्म। कोई इलाका कब्ज़े में किया नहीं किया मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वापस क्यों कर देते हैं ये एक जनरलाइज्ड सा क्वेश्चन है और एकेडमिक क्वेश्चन है। कोई भी वॉर जब भी होती है तो दोनों कंट्रीज़ की वॉर जब भी होती है तो एंड तो हमेशा निगोशिएटिंग टेबल पे होती है। हम्म। 65 की थी, 71 की थी, कारगिल थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी यूक्रेन है, इसराइल, अमेरिका, सॉरी इसराइल ईरान है, गज़ा है, सारी चीज़ें अल्टीमेटली निगोशिएशन के दौरान ही ख़त्म होती हैं। तो जब दो कंट्रीज़ की नेगोशिएशन होती हैं और जब वो कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट में फिर ये डिसीजंस होते हैं कि अच्छा जी जो आपने एरिया लिया दे दें हमें वापस, हम आपका एरिया दे देंगे। हम्म। एक जनरल एक बिलीफ है कि जब से यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ है उसके बाद फोर्स के साथ कोई रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक तो है। एक जनरलाइज सी चीज़ है, एक एकेडमिक चीज़ है कि इसलिए वो वापस असल किए में जाते हैं, गिव एंड टेक होती है। लोगों को गुस्सा ये आता है, इंडिया के जब बयानात सुनते हैं ना तो लोगों का खून खौलता है। वो इसलिए ये बात करते हैं कि जो इतना बदतमीज दुश्मन है, जी अगर कुछ हमने ले लिया तो हम वापस क्यों करें? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, आपने जब उन्होंने आप पे हमला किया तो उस वक्त भी कोई बदतमीज़ी नहीं की। हम्म। उनके मीडिया को तो आपने सुना ही है, उनका हम्म। मीडिया ऐसे लगता था कि हर मीडिया हाउस एक सर्कस है। हम्म। वो उनके जो एंकर हैं कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, कोई चीखे मारे, खुद कोई मिसाइल बने हुए थे सारे। बहुत अजीब से हालात थे। आप अपने आप को देखें, माशाल्लाह आप लोग, हमारी हम्म। यूथ जो सोशल मीडिया पे थी, हमारे जो थिंकर्स, कमेंट्स और जो ओपिनियन मेकर्स थे या जो तजिया निगार थे, कितने कंपोज्ड थे। मेच्योरली हम्म। कंपोज तरीके से, और ज़बान का भी इस्तेमाल बड़ा अच्छा रहा है, किसी जगह पे भी बुरी ज़बान जो है वो बिल्कुल यूज़ सही। नहीं की गई। हम्म। हम लोग बड़े केयरफुल रहते हैं, तो सो हम लोग मेच्योर रहते हैं। हमारा जो स्टाइल है वो ऐसा ही है कि हम क्या कहते हैं, ब्रैग नहीं करते ना हम, दावे नहीं करते झूठे। बड़बोले नहीं है। जी जी, वो बिल्कुल जी। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम दिखा देते हैं, अल्लाह का फजल है दिखा दिया गया है, फिर भी दिखा दिया जाएगा। ठीक है। गुस्सा लोगों को सही आता है कि वो जब बोलते हैं गुस्सा तो आता है, हम हम्म। ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम्म। गुस्सा हमें आता है, और ख़ासकर जब कोई झूठ बोले। वो एक ठीक ना है। किसी ने एग्जांपल बताई ना, कि कहते हैं कि जो मुंह पे कोई झूठ बोल देता है ना आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जो ठीक मर्जी है। ये करते रहें। बट ट्रम्प को आज तक वो कह नहीं सके कि ट्रम्प साहब आप गलत कह रहे हैं, हम्म। कि आपने हमारी सुलह नहीं कराई, आपने सीज़ फायर नहीं कराया, या हमारे 6-7 जहाज नहीं गिराए पाकिस्तान में। मोदी का मुंह नहीं खुलता वहां पे। जी वहाँ पे नहीं जी। जी अच्छा, इसी तरह से एक ये भी पब्लिक की तरफ से ही सवाल है। वो जी कहते हैं कि पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच क्यों रखता है? ओके ये जी, इसलिए बड़ा लोग अच्छा पूछ रहे हैं क्वेश्चन है जी। कि इंडिया एक की एग्रेसिव लैंग्वेज रोजाना हम जी सुनते हैं। जी हमारी लैंग्वेज जवाब देने की होती है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम जी फलाने इलाके पे हमला कर देंगे या फलाने पे कब्जा कर लेंगे। हमारी हमारी ये अप्रोच क्यों है? जी। पहली बात तो ये जी कि पाकिस्तान की लोकेशन, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की रिसोर्सेज, पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है कि पाकिस्तान को इग्नोर करना मुश्किल है। हम्म। राइट। अभी इंडिया कहता है, उनके जी जयशंकर भी पिछले दिनों मैंने सुना कि कह रहे थे पाकिस्तान हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। मैटर नहीं करता तो हर जगह पाकिस्तान का जिक्र क्यों करते जिक्र हो क्यों आप? करते? लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बिल्कुल भी इस लिहाज से तैयार नहीं कर रहा कि हमने कोई एग्रेसिव डिज़ाइन रखे हैं, हम्म। हमने अपने पड़ोसियों के मुल्कों पे कोई कब्ज़ा करना है, कोई हमने जाके एक्सपेंड करना है अपने आप को, जैसे इंडिया का डिज़ाइन है। ठीक है। इसलिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो प्योरली डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, फिर हमने अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी देखना है कि हमारा जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर है तकरीबन 17% है, जो मुझे याद पड़ता है। हमारे जो बजट का 17% होता है। हम्म। लोग इसको मुख्तलिफ फिगर्स कोट करते हैं, बट आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। हम्म। तो हम लोगों ने ये बजट कम क्यों रखा हुआ है, ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी क्यों है? कि डिफेंसिव इज़ एन ईजी थिंग टू डू। हम्म। आपको 1 चाहिए अगेंस्ट 3। ओके। अभी इस वॉर में हमारे पास 1 था अगेंस्ट 5 ऑफ एनिमी। ठीक इंडिया है। 5 पे आता है, हम 1 पे आते हैं, मतलब हमसे 5 गुना इंडिया ज़्यादा है हम्म। कैलकुलेशन में। हम्म। बजट में इंडिया का बजट हमारे से 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है। हमारा बजट था अराउंड 10 और उनका बजट है 890 के करीब है 90 के उनका, करीब है, बिल्कुल जी ठीक। उनका हम्म। बजट है जी। तो 9 टाइम्स कम है जी हम उनसे। अच्छा, हम डिफेंसिव क्यों हैं जी?
تو جیسے تھا کہ ایک تو پہلے ہمارا جو قوم نے جو فوج کو ڈیوٹی دی یا قوم نے خود سوچا جو ہماری سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینسو ہوگی، لیکن ود ان دس ڈیفینسو ہماری جو اسٹریٹجی ہے اٹ از کالڈ ڈیفینسو اوفینسو اسٹریٹجی، کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے کہ گا. ہم پہ کوئی حملہ کرے گا پہلے ہم اس کو روکیں گے، روکنے کے بعد اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیگریڈ کریں گے، اس کو ہم جواب کاؤنٹر دیں. کریں گے، ان کو اینیمی کی جو فورسز آئیں گی ان کو ہم گھیرے میں لیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو کم کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو اوفینسو فورسز ہیں پیچھے اس جنگ سے دور بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. وہ انٹیکٹ ہیں، وہ فریش ہیں، انہوں نے اس جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، پھر ان فورسز کو ہم اس جگہ بھیجیں گے جہاں پہ اینیمی جو ہے ہمیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اور سینسٹیو جگہ میں بہت ریئر میں چلے جائیں گے تاکہ اینیمی جو ہے مجبور ہو جائے کہ اس نے جو حملہ کیا ہوا ہے اس کو روک کے اس کو اپنے پیچھے کی فکر پڑ جائے۔ تو ہماری اسٹریٹجی اس لحاظ سے کہ یہ اکنامیکل اسٹریٹجی ہے، یہ کم خرچ والی ہے اور آسان ہے ہمارے لیے، ہمارے اکنامک اور دوسرے جو حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آلدو ہماری ڈیپتھ کم ہے بٹ پھر بھی ہماری اسٹریٹجی جو ہے ڈیفینسو ہے، اور آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا ابھی بھی ہم نے یہ کیا نا، ہم ڈیفینسو پہ تھے، پہلے ہم نے ابزارب کیا اور اس کے بعد وی وینٹ بیک کاؤنٹر اوفینسو کیا، ہم نے اوفینسو تو شروع ہی نہیں کیا، شروع ہم نہیں کریں گے لیکن کوئی آئے گا تو پہلے ہم اس کا حملہ روکیں گے اور پھر پٹائی شروع پھر کریں گے. ہاں جی گھر پہنچائیں گے، پھر گھر پہنچا کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے میں جلد صاحب ایک بڑے مزے کی بات ہے، جب بھی پاکستان کی طرف سے ایسے بیانات آتے ہیں نا جی جی کہ ہم اکنامیکلی پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بہت امیر ملک نہیں ہیں تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور ہم کسی پہ افینس نہیں کریں گے، افینس تو خیر ہم واقع بھی کرتے بھی نہیں ہیں کسی پہ، لیکن اس کے بعد پھر ہوتا ہی ہے کہ جو بھی آ کے پنگا لیتا ہے اس کی جو پٹائی کرتے ہیں ہم، وہ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتا کہ تم لوگ افینسو نہیں ہو، کہتے ہیں یار تم کہتے کچھ اور پٹائی ایسے ہماری کرتے ہو جیسے ہم سے زیادہ تیار بیٹھے تھے. ہاں، بس وہ تو آپ کے سامنے دیکھیں نا، ابھی ہم ڈیفینس اکوپمنٹ کی بات لے لیتے ہیں، انڈیا کے پاس جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے اس وقت ہم سے بہت سارے گنا زیادہ ہے، ٹھیک، ٹیکنالوجی میں ان کے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی وچ از بلیو ٹو بی دی بیسٹ، رافیلس ہیں ان کے پاس، اس کے بعد ان کے پاس رشین اکوپمنٹ ہے، فرینچ اکوپمنٹ ہے، یو کے کا اکوپمنٹ ہے، ان کے پاس اسرائیل کا اکوپمنٹ ہے، اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، تو 5-7 ملکوں کی بیسٹ آف دی بیسٹ چیزیں تھیں ان کے پاس۔ ہمیں تو پچھلے آپ کو پتہ ہی ہوگا تو تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں ویسٹ سے کبھی کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ لاسٹ چیز جو پاکستان ویسٹ سے خرید سکا تھا وہ F-16 تھے یا کوبرا ہیلی کاپٹرز تھے، جن کے ہمارے پاس آئے شاید 30-40 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو بھی اکوپمنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یا تو ایسٹ سے ملا ہے، جو بھی اکوپمنٹ ہم ایسٹ سے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس میں کوئی ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے، ویسٹرن اکوپمنٹ ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر بین ہو جاتا ہے، ہم پیسے دے کے بھی خریدنا چاہیں تو ہمیں نہیں ملتا۔ جو F-16 سے ہمارے ساتھ ہو جی، تو ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ الحمدللہ وہ ایسٹ سے ہے جو ہم نے ایکوائر کی ہوئی ہے، اور انڈیجنس جو ڈیولپ کی ہوئی ہے، تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کی جو امپلائمنٹ جو آپ نے بات کی نا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جی کہ چلانے والا کون ہے، امپلائی کرنے والا کون ہے۔ ابھی آپ کے پاس بھی وہی مائک ہے، آپ کے پاس بھی وہی لائٹس ہیں، شاید بہت اعلیٰ کوالٹی کا کیمرہ نہ ہو لیکن آپ کا کانٹینٹ جو ہے اور اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون بہتر ہے۔ سو وہی حال ہے جنگ میں کہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کا جو ڈیلیوری ہوتی ہے، امپلائمنٹ ہوتی ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں مین بیہائنڈ دا گن میٹرز۔ جی، تو اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے ہماری کوالٹی انفیریئر ہے یا نہیں ہے، کم ہے، ہم زیادہ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے میدان کی تو اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے ہم پہ، اور اللہ نے ہمیں ہمیشہ عزت عطا فرمائی ہے، آگے بھی اللہ پاکستان کو عزت عطا فرماتا رہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس لاسٹ کوسچن جنرل صاحب آپ سے مجھے کرنا ہے، سی پیک پہ اپنی پی ایچ ڈی کی ہے، سی پیک کے حوالے سے آپ بہت کچھ جانتے ہیں، صرف یہ بتا دیجئے سی پیک اس وقت کس سچویشن میں ہے اور کس فیز میں داخل ہو چکا ہے اور آگے آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انڈیا ہاتھ پیر دھو کے پاکستان کو نقصان دینے کے در پہ۔ جی ایکچولی جی سی پیک جو ہے نا وہ آئے سور بن گیا بہت سارے ملکوں کا، ناٹ اونلی سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اگر آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو دیکھتے ہیں تو اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک ہے میری ٹائم سلک روڈز اور دوسرا ہے سلک روڈ اکنامک بیلٹ۔ جو میری ٹائم سلک روڈز ہے وہ سی لینز ہیں،
دنیا کے مختلف ملکوں کو سی سے کیسے چائنا جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا اکنامک انٹریکشن کے لیے. اٹ از بیسیکلی فار دی اکنامک انٹریکشن. نمبر 2، سلک روڈ اکنامک بیلٹ جو ہے وہ کوریڈورز ہیں، اور 6 کوریڈورز ہیں جن میں سے ایک جو ہے سی پیک ہے. سی پیک کی یونیکنیس جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اٹ از اونلی بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، 2 کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور جوائن کر سکتا ہے. جیسے میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میرا ایک ڈریم تھا کہ افغانستان پاکستان کو جوائن کر جائے. ٹھیک، اگر افغانستان جوائن کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں کنٹریز کا بھی بینیفٹ ہے، لوگوں کا بینیفٹ ہے، اور جب آپ کے انٹرسٹ انٹرٹوائن ہوتے ہیں، جب آپ کا نقصان اور نفع انٹرٹوائن ہو جاتا ہے تو آپ کے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سی پیک ہے کہاں پہ، جو آپ کا کویسچن تھا. سی پیک کا فیز 1 جو تھا وہ یوں سمجھیے کہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. لیس فیو روڈز جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں، کیونکہ اس کے 2-3 بیسک چیزیں تھیں. ایک تھا اس میں انرجی تھی اور انفراسٹرکچر تھا. یہ مین چیزیں تھیں، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر. فیز 2 جو تھا وہ ہے انڈسٹریلائزیشن کا ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ڈیجیٹائزیشن ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ 1 روڈ اینڈ مینی کوریڈورس والی بات آتی ہے. تو اس میں بہت کچھ ہے. وومن امپاورمنٹ ہے، پاورٹی ایلیویشن ہے، بہت ساری چیزیں. تو فیز 2 جو ہے الحمدللہ اس کی آپریشنلائزیشن شروع ہو چکی ہے. تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے، کچھ کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہوئے، کچھ ہم اپنی وجہ سے لیٹ ہوئے کہ ہم نے جو اسپیشل اکنامک زون جو ہے آپریشنلائز کرنے تھے وہ ہم ٹائملی نہیں کر سکے. کیونکہ سلک روڈ کے لیے جب آپ نے اسپیشل اکنامک زون آپریشنلائز کرنے تھے، اس میں آپ کو روڈز، انفراسٹرکچر، انٹرنیٹ، الیکٹریسٹی، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر وہ ٹائم پہ ہو جائیں تو پھر انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی جس میں مختلف ملکوں کے لوگ بھی آئیں گے. چائنیز انڈسٹری نے بھی شفٹ ہونا تھا، تو اس میں تھوڑا سا ہم سلو رہے ہیں. اللہ کرے وہ جلدی ہو جائے تو وہ آپ کی اکنامک پرابلمس کو سالو کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا. کیونکہ انڈسٹریلائزیشن جب ہوئے گی تو آپ کا جو ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ٹھیک ہوگا، جابس ہوں گی، ویلتھ کریشن ہوگی. دوسرے ملکوں کے لوگوں کی جب انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آتی ہے تو آپ کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ بھی انہینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو کہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہونے والی ہیں. اس میں ہم تک ہے بیسیکلی آئی وڈ سے مور دین چائنا. اٹ از اپ ٹو اس کہ ہم کتنی جلدی ان کی آفر جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے. لاسٹ پوائنٹ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اتنا سکسیسفل ہو گیا ہوا ہے کہ 140 ملکوں سے زیادہ ملکوں نے جوائن کر لیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو. اور اس کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ تھا ون ون کوآپریشن، جس کو چائنیز کہتے ہیں کہ آپ کو بھی فائدہ ہمیں بھی فائدہ. ٹھیک ہے. اور اٹ از کوآپریشن آف ولنگ پیپل. اس میں کوئی فورس نہیں ہے، کوئی کوئرشن نہیں ہے، کوئی بلیک میل نہیں ہے، کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹ از گڈ فار چائنا، اٹ از گڈ فار پاکستان. چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، گوادر کی ضرورت ہے اپنے فیوچر کے لیے، اور پاکستان کو ان کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور ہم نے سینٹرل ایشیا میں باقی ملکوں میں اگر کاروبار اپنا بڑھانا ہے کنیکٹیوٹی کے ذریعے تو ہمیں بھی سی پیک کی ضرورت ہے. لاسٹ پوائنٹ، ان لانگر رن میرے خیال میں افغانستان ایک وقت آئے گا شامل ہو جائے گا، اور ایران بھی اس کا حصہ بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین یہ تھا آج کا اسپیشل ویلاگ. یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. کامنٹس میں اظہار کیجیے گا آپ کو انٹرویو کیسا لگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.